जरा इन शब्दों की गहराई और दर्द को महसूस कीजिए। मैंने ईद के लिए इन जानवरों को पालने और बेचने के लिए 5 लाख रुपए का लोन लिया है। इसके बजाय हमें जहर दे दीजिए। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ज़मीनी हकीकत है। एक ऐसी मानवीय और आर्थिक त्रासदी जिसने पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में हिंदू पशु व्यापारियों को झकझोरकर रख दिया है। उन्होंने ईद की उम्मीद में भारी कर्ज लिया था और अब वो खुद को एक ऐसे भयानक संकट में फंसा हुआ पा रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल गहराई से समझने वाले हैं कि कैसे मवेशियों से जुड़े एक पुराने कानून को अचानक से लागू कर देने ने बंगाल के पूरे स्थानीय बाजार की कमर तोड़ दी है। आस्था, फिनांस और ईद के बाजार का ये ऐसा उलझा हुआ ताना बाना है जिसने हजारों जिंदगियों को रातों रात प्रभावित कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, मवेशी बाजार का पतन और बाजारों में पसरा सन्नाटा। ईद उल अजहा जैसे बड़े त्योहार से ठीक पहले मवेशी बाजारों की रौनक देखते ही बनती है ना? लेकिन इस बार दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में स्थित पोलेराहट हाट की तस्वीर बिल्कुल डरावनी है। जहां आमतौर पर रोजाना 2000 गाय बिकती थीं, वहां अब सिर्फ कुछ दर्जन जानवर ही दिखाई दे रहे हैं। जो हाट हमेशा खरीदारों और विक्रेताओं की आवाजों से गूंजता रहता था, वो आज भयानक रूप से शांत है। पूरा का पूरा स्थानीय अर्थतंत्र जैसे बर्फ की तरह जमसा गया है। भाग 2, कानूनी सख्ती की व्याख्या, यानी 1950 के अधिनियम का पुनरुद्धार। अब सवाल उठता है कि अचानक ये सन्नाटा क्यों? इसके पीछे एक सीधा कानूनी ट्रिगर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1950 के पशुवध नियंत्रण अधिनियम को एकदम सख्ती से लागू कर दिया है। जरा इसके प्रोसेस को देखिए। पहला, जानवर की उम्र 14 साल से ज्यादा होनी चाहिए या वो स्थायी रूप से अक्षम होना चाहिए। दूसरा, एक सरकारी वेटरनरी डॉक्टर इसकी पूरी जांच करेगा। और तीसरा, एक जॉइंट फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होगा। अब आप ही सोचिए, ग्रामीण स्तर पर बिना किसी स्पष्ट सिस्टम के इतनी लंबी कागजी कार्रवाई। इसी नौकरशाही ने इस तेज तर्रार मौसमी व्यापार को पूरी तरह से ठप कर दिया है। और कानूनी जोखिम भी कोई छोटे मोटे नहीं है। अगर नियमों का जरा सा भी उल्लंघन हुआ तो सीधे 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा वध सिर्फ नगर पालिका द्वारा तय की गई जगहों पर ही हो सकता है। पुलिस की सख्त कार्रवाई का यही वो डर है जिसने खरीदारों को बाजार से बिल्कुल दूर कर दिया है। अब सरकार का नजरिया भी जान लेते हैं। पशु संसाधन मंत्री दिलीप घोष का बयान इस मामले में सरकार का रुख साफ करता है। उनका कहना है कि गौ हत्या को ईद से जोड़ने का कोई आधार नहीं है। सरकार का स्पष्ट तर्क है कि ये सख्त नियम किसी धार्मिक त्योहार को निशाना बनाने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि मवेशियों की तस्करी और अवैध कटान को रोकने के लिए उठाए गए बेहद जरूरी कदम है। भाग 3, भारी कर्ज और खाली बाजार का मतलब है सीधे तौर पर आर्थिक तबाही। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि इस नीति का सबसे बुरा और अनअपेक्षित असर उन हिंदू व्यापारियों पर पड़ा है जो पीढ़ियों से ईद के लिए मवेशी पालते आ रहे हैं। 5 लाख रुपए, ये आंकड़ा कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उस भारी भरकम कर्ज का प्रतीक है जो कई छोटे पशुपालकों ने इस उम्मीद में लिया था कि ईद पर बहुत शानदार बिक्री होगी, लेकिन अब वो एक बहुत बड़े कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। और ये उधार लिया गया पैसा हवा में नहीं उड़ा। ये सारा पैसा मवेशियों के चारे, उनकी रोजमर्रा की खुराक, वेटरनरी दवाओं और ट्रांसपोर्ट पर खर्च हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैसा स्थानीय साहूकारों से बहुत ऊंचे ब्याज दरों पर लिया गया है। बाजार के इस तरह ठप होने का असर सिर्फ एक व्यापारी तक सीमित नहीं है, बल्कि गाड़ियां चलाने वालों, घास बेचने वालों और पूरे के पूरे परिवारों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। इस बीच बाजार का एक बड़ा ही चौंकाने वाला विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक तरफ बाजार में खुदरा बीफ के दाम 280 रुपए से सीधे उछलकर 600 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के टांगरा जैसे राज्य के स्वामित्व वाले बूचड़खाने पूरी तरह से ठप पड़े हैं। मतलब डिमांड तो है, लेकिन सप्लाई की आधिकारिक चेन पूरी तरह से टूट चुकी है। भाग 4, गाय की बलि से बचना और एक रणनीतिक बदलाव। इस पूरी गहमागहमी में मुस्लिम समुदाय ने बहुत ही रणनीतिक समझदारी दिखाई है। उन्होंने सीधे टकराव का रास्ता नहीं चुना, बल्कि शांति को प्राथमिकता दी है। कोलकाता की नाखोदा मस्जिद के इमाम जैसे प्रमुख धर्मगुरुओं ने समुदाय से अपील की है कि वो गायों की कुर्बानी ना दें और इन प्रतिबंधों का समर्थन करें। ये कदम सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इस अपील का सीधा और तेज असर जमीन पर दिखा। कानूनी पछड़ों और किसी भी तरह के संभावित सांप्रदायिक तनाव से बचने के लिए खरीदारों ने तेजी से अपना रुख बकरियों और भेड़ों जैसे विकल्पों की तरफ कर लिया है।
ये रणनीति खरीदारों को तो बिल्कुल सुरक्षित कर देती है, लेकिन दुर्भाग्य से भारी कर्ज में डूबे उन हिंदू विक्रेताओं को उनके बिना बिके मवेशियों के साथ बिल्कुल लाचार छोड़ देती है। भाग 5 उच्च न्यायालय नियमों को बरकरार रखा, यानी कानूनी वास्तविकता। जाहिर है ये मामला सिर्फ बाजारों तक नहीं रहा, बल्कि कलकत्ता हाईकोर्ट भी पहुंचा और अदालत ने इन नए नियमों पर पूरी तरह से मोहर लगा दी है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि खुले में या सार्वजनिक जगहों पर कोई वध नहीं होगा और सिर्फ तय की गई सुविधाओं का ही इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि गाय की बलि इस्लाम की कोई अनिवार्य धार्मिक आवश्यकता नहीं है, यानी 1950 का वो कानून आज भी पूरी तरह से संवैधानिक और लागू है। हालांकि कोर्ट ने नियमों का समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही राज्य सरकार को भी एक कड़ा निर्देश दिया है। सरकार को धारा 12 के तहत मांगी गई धार्मिक छूट की अपीलों पर महज 24 घंटे के भीतर फैसला लेना होगा। इससे कम इस पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया में एक स्पष्ट और सख्त समय सीमा जरूर तय हो गई है। भाग 6 धर्म, राजनीति या अर्थशास्त्र। आइए एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। अब यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है, $5 अरब। जी हां, इन स्थानीय घटनाओं से जरा बाहर निकलकर देखें तो भारत का कैराबेफिया या भैंस के मांस का जो एक्सपोर्ट उद्योग है वो विश्व स्तर पर $5 अरब का है। ये आंकड़ा हमें इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए और बड़े परिप्रेक्ष्य से देखने पर मजबूर करता है। जमीनी स्तर पर एक बहुत बड़ी थ्योरी सामने आ रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्थानीय बाजारों और ग्रामीण कीमतों को इन कानूनों के जरिए जानबूझकर दबाया जा रहा हो, ताकि बड़े कॉरपोरेट और राज्य लाइसेंस प्राप्त प्रोसेसिंग सेंटर्स को बहुत ही सस्ते दामों पर मवेशियों की एक बड़ी खेप मिल सके? सोचिए, जब त्योहारों की डिमांड कृत्रिम रूप से कम हो जाती है तो बाजार में जानवरों का एक बड़ा अधिशेष या सरप्लस पैदा हो जाता है, और इसका सीधा फायदा इन बड़े एक्सपोर्टर्स को ही होता है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये पूरी सख्ती वाकई में सिर्फ सांस्कृतिक भावनाओं की रक्षा और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के बारे में है, या फिर इन धार्मिक और सांस्कृतिक बयानों के पर्दे के पीछे एक $multi-billion की ग्लोबल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फिर से आकार देने का कोई बहुत बड़ा अदृश्य आर्थिक खेल चल रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस मुद्दे की सतह से बहुत नीचे जाकर सोचने पर मजबूर करता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।